अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, मैंने आपको कल गुडविल कैलकुलेट करने के दो पैटर्न, दो मेथड डिस्कस किए थे और दोनों की प्रैक्टिस भी करवाई थी। गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन मेथड बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोपोर्शनेट मेथड, एंड सेकंड वन बच्चे मेथड होता है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड का दूसरा नाम फुल गुडविल मेथड भी है। प्रोपोर्शनेट मेथड के लिए मैंने आपके सामने फॉर्मेट डिस्कस किया था। फेयर वैल्यू मेथड का फॉर्मेट मैं दोबारा लिखवा दूं आप लोगों को, और जबकि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस भी की थी और कुछ आपको होमवर्क में भी शेयर की थी। आज इंशाल्लाह मैं दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज सॉल्व कीजिए बच्चे। अब कंसंट्रेट करना है आपने इस तरफ। फेयर वैल्यू मेथड, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए फेयर वैल्यू मेथड के तहत हम कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें हम ऐड करते हैं बच्चे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। इसके दो पैटर्न हो सकते हैं। फर्स्ट वन, ये एग्जाम में गिवन हो। सेकंड वन, हो सकता है हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाए, और मोस्टली ज्यादातर एग्जामिनर हमसे कैलकुलेट करवाता है। कैलकुलेशन के लिए इंतहाई सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, फिर हम उसकी आज प्रैक्टिस भी करेंगे। फॉर्मूला क्या बचे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपने मल्टीप्लाई कर देना इसको परसेंटेज ऑफ एनसीआई से। एनसीआई की परसेंटेज कितनी है? लेट्स सपोज अगर पेरेंट सब्सिडरी को 80% कंट्रोल कर रहा है तो एनसीआई की परसेंटेज 20% हो जाएगी। इसी तरह से अगर पेरेंट सब्सिडरी को 70% कंट्रोल कर रहा है तो एनसीआई 30%। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है मार्केट प्राइस पर शेयर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, ये एक्विजिशन डेट वाली लेनी है आपने। जी बच्चे, फॉर्मूला क्लियर हुआ? फर्स्ट वन, आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सब्सिडरी के मल्टीप्लाई करना है एनसीआई की परसेंटेज से, मल्टीप्लाई करना है मार्केट प्राइस ऑफ सब्सिडरी शेयर। ये याद रखिएगा, ये किसके शेयर की प्राइस कंसीडर करनी? सब्सिडरी की, पेरेंट के नहीं, ऑफ
एस। क्लियर हो गया जी बच्चे? ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। ये फॉर्मूला यूज करते हुए आपने कैलकुलेट कर लिया एनसीआई की फेयर वैल्यू। ये टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसके बाद आपने इसमें से लेस करना है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, और किस डेट पे? शाबाश, एक्सीलेंट, एट एक्विजिशन। सबसे पहले बच्चे शेयर कैपिटल की अमाउंट को आपने कंसीडर करना है बच्चे। देन बच्चे आपने इसमें ऐड करना है शेयर प्रीमियम की अमाउंट को। देन बच्चे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, इसमें मैं तमाम एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, मैंने तभी वर्ड रिजर्व्स का बोल दिया। नेट एसेट्स की टोटल फिगर ये आपने यहां से डिडक्ट कर देनी है। अगर आंसर हमारा पॉजिटिव में हो तो वो क्या होगी? गुडविल की अमाउंट होगी। बच्चे इसके लिए हम दो अकाउंट बनाएंगे। ग्रुप की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम किसका अकाउंट बनाते हैं? एक्सीलेंट, सीओसी का। और इसके बिल्कुल पैरेलल हम एक और अकाउंट बनाना आज सीखेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सीओसी की मदद से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे ग्रुप की, और एनसीआई के अकाउंट की मदद से हम किसकी गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे? एनसीआई की। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कंसीडर की। यहां पे हमने कंसीडर करना है शेयर कैपिटल, देन बचे शेयर प्रीमियम, देन बचे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। टोटल कर लीजिएगा बच्चे इसका। मैं कहता हूं लेट डेबिट साइड हमारी हैवियर है, हैवियर में से हमने क्रेडिट के अमाउंट्स माइनस कर दी, हमारी बैलेंसिंग फिगर किसकी होगी? गुडविल की। और सीओसी के अकाउंट की मदद से जो हमने गुडविल कैलकुलेट की है, ये गुडविल ग्रुप की गुडविल होगी। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, एनसीआई का अकाउंट कैसे बनेगा? अगेन उसी तरह से शेयर कैपिटल, अगेन शेयर प्रीमियम, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। ये काम कंप्लीट करने के बाद आपने कुछ वर्किंग करनी होगी यहां पे। अब आपने पहले वर्किंग करनी है। वर्किंग में सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करनी है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। एनसीआई की फेयर वैल्यू के लिए अगेन वही पैटर्न, या तो ये फिगर गिवन होगी या ये हमें कैलकुलेट करना होगी। आपने इसमें से माइनस करना है कैरिंग अमाउंट
ऑफ एनसीआई। वो कौन सी अमाउंट है? इन तीनों अमाउंट्स का टोटल कर लेना। ये कैरिंग अमाउंट, इसको मैं बोल रहा हूं कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई। इन तीनों अमाउंट्स का टोटल करके आपने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई में से माइनस कर देनी है। बैलेंसिंग फिगर आपकी गुडविल की फिगर होगी और ये गुडविल होगी एनसीआई की, गुडविल ऑफ एनसीआई, और ये है बैलेंसिंग फिगर। और ये फिगर यहां पे अब आपने लिख देनी है गुडविल, और ये फिगर होगी बैलेंसिंग फिगर। एक बात का ख्याल रखना है, इसके बाद अब अगर हम इन सब फिगर्स का टोटल करें, ये टोटल की फिगर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई के लाजमी इक्वल होनी चाहिए। ठीक हो गया? अब मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा दोनों पैटर्न पे, ताकि इस फॉर्मेट की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके हमारी। सर इसकी डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं आएगा? जी, इसकी डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर इसकी डेबिट साइड पे आता तो फिर हमें वर्किंग ना करनी पड़ती। ठीक है, आप नोट कर चुके होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंट की क्रेडिट डेबिट साइड इक्वल आनी चाहिए, इसमें तो सिर्फ हम क्रेडिट साइड पे मान लेंगे। क्रेडिट और डेबिट साइड अगर इक्वल, क्या हमेशा इक्वल होती है या हम बैलेंसिंग फिगर को कैरी डाउन बैलेंस कैलकुलेट करते हैं? तो इसमें हमें कैरी डाउन बैलेंस कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? जैसे मैं अगर आपसे एग्जांपल लूं, लैंड का लेजर बना रहे हैं हम, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? नहीं होती ना। आपने लैंड बाय कर ली, उसकी क्रेडिट साइड पे तो कुछ भी नहीं आएगा, वही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जरूरी नहीं होता लेजर की दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ फिगर है। ठीक है ना, लॉजिकली चल रहा है हर चीज को। जी बच्चे कर चुके नोट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे एग्जाम्पल 5, इसको हमने दोनों पैटर्न से सॉल्व किया। ठीक हो गया जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड लिमिटेड ऑब्टेन्ड, साउंड लिमिटेड एक्वायरर है या नहीं है बच्चे? तो पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हुआ। हु इज द एक्वायरर? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अच्छा, सेकंड वन, कंट्रोल कितने परसेंट एक्वायर किया? ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं एनसीआई की परसेंटेज। शाबाश। पेरेंट सब्सिडरी को 60% कंट्रोल कर रहा है, रिमेनिंग एनसीआई। अच्छा बच्चे, इन द 10 मिलियन होल्डिंग है, इन द 10 मिलियन ₹10 पर शेयर है ये वैल्यू। क्या है? ₹10 पर शेयर वैल्यू ऑफ क्लाउड लिमिटेड। क्लाउड लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, ये डेट है 1 जनवरी 2018। कौन सी डेट है?
एक्सीलेंट। सेकंड स्टेप हो गया बच्चे, डिटरमिन द डेट ऑफ एक्विजिशन। व्हेन द रिटेन अर्निंग ऑफ क्लाउड लिमिटेड 850 मिलियन, किसका बैलेंस है ये? शाबाश, एक्सीलेंट। प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का बैलेंस है ये। किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा बच्चे नेक्स्ट, कंसीडरेशन कंप्राइज, मैंने बोला था कॉस्ट भी बोलते हैं कंसीडरेशन, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैश ऑन 1 जनवरी 2018, उसी डेट पे पे कर दिया। साउंड लिमिटेड हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर वाज ₹23। अच्छा, मार्केट वैल्यू इसके शेयर की कितनी आ रही है? अच्छा, ये किसकी बता रहा है? साउंड लिमिटेड की। साउंड लिमिटेड तो कौन है? एक्वायरर है। हमें इसकी अभी मार्केट वैल्यू की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था मार्केट वैल्यू किसकी कंसीडर करनी है? सब्सिडियरी। साउंड लिमिटेड मेजर कर रहा है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को किस पे? अब बताएं, फेयर वैल्यू मेथड यूज करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है या प्रोपोर्शनेट? क्यों? क्योंकि खुद बता दिया। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट, कहते हैं द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यकम जनवरी 2008 वाज एस्टिमेटेड 400 मिलियन। गिवन है या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? सब डेटा मुकम्मल, हमें कैलकुलेट क्या करनी है? गुडविल। स्टार्ट करें जी बच्चे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बच्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर कितनी है? 650। डेटा है हमारा रुपीज इन मिलियन में। अच्छा बच्चे, हम इसमें ऐड क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है, कितनी अमाउंट है? 400। दोनों को सम कर दें 1050, टोटल बैलेंस है। अब हमें इसमें से लेस करना है। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी के नेट एसेट्स। सबसे पहले बच्चे शेयर कैपिटल, बताइएगा बच्चे शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है? 100 मिलियन जी। 10 मिलियन शेयर्स है, एक शेयर कितने का बच्चे? 10 रुपए का। 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स है, एक शेयर 10 रुपए का, तो बच्चे कितना हो गया? 100 माइनस हो गया यहाँ से। उसके बाद बच्चे शेयर प्रीमियम गिवन है? नहीं, शेयर प्रीमियम नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है बच्चे। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स या रिटेन अर्निंग का बैलेंस। जी बच्चे, प्री एक्विजिशन रिजर्व या रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमारे पास गिवन है, कितना है बच्चे? 850 का। जी बच्चे, ये भी लेस हो जाएगा इसमें से। अब हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी गुडविल की फिगर। जी बच्चे, पॉजिटिव आंसर है गुडविल। कितनी बचे हैं? 100, और ये है बैलेंसिंग फिगर। कल ये स्टेप मैं समझा चुका हूं ना आप लोगों को, दिक्कत तो नहीं है। आज मैंने अकाउंट्स भी बनाने, अगर आप लोग नोट करना चाह रहे हैं जल्दी से कर ले, फिर मैं अकाउंट्स बनाऊंगा। जी बच्चे, स्टार्ट करें जी। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने एक बात मेरी अच्छे तरीके से सुननी है, अब आप लोगों ने नोट नहीं करना,
पहले देख लीजिएगा फिर उसके बाद नोट कीजिएगा। बच्चे मैंने अकाउंट बनाना है सीओसी का भी और एनसीआई का। आपने याद रखना है ये दोनों अकाउंट्स पैरेलल बनेंगे। पैरेलल का ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये आमने सामने बनाना। आप वर्टिकल फॉर्म में ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन आपने इनको फिल कंबाइन पैटर्न में करना है, बिल्कुल साथ साथ करना है। आप क्या टाइम बच जाएगा, वो कैसे ये देखिएगा। अभी मैं आपके साथ वर्किंग करता हूँ। आपको पता है सीओसी की डेबिट साइड पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, शाबाश। क्या वर्किंग होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितनी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 650। कोई दिक्कत? अच्छा अब क्रेडिट साइड पे आ जाए। सीओसी की शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर कैपिटल है टोटल 100 का। अब आपने सीओसी में ग्रुप की परसेंटेज लिखनी है। 100 में से क्या 100 के 100 शेयर्स पेरेंट ने बाय कर लिए? नहीं। कितने परसेंट? तो 100 का 60%, और बाकी शेयर कैपिटल का पोर्शन किसके पास आ जाएगा, एनसीआई के पास। एनसीआई के पास कितनी अमाउंट, 60 और 40 को सम करें टोटल 100 हो गया, गलती भी नहीं हुई। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो शेयर कैपिटल में से, शेयर कैपिटल 100 में से पेरेंट के पास कितना कंट्रोल है, 60%। तो 60 हमने वहां पे कंसीडर कर दिए। रिमेनिंग किसके पास चले गए, एनसीआई के पास, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं अगर होता तो मैं उसकी भी वर्किंग ऐसे ही करता। देन बचे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स 850 के हैं बच्चे। 850 का 60% 510। अच्छा बच्चे अगेन इसी तरह से प्री एक्विजिशन रिजर्व 340। यहां तक बच्चे बात क्लियर है? आपने इसका टोटल कर लेना, ये टोटल होगा 650, ये भी टोटल 650। अब ये दोनों साइड्स इक्वल तो नहीं है, ये साइड हैवियर है और ये साइड लोअर है। हमें यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर खुद से लिखनी होगी। वो क्या बन जाएगी, गुडविल। एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, वर्किंग में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नीट रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। गुडविल की बच्चे फिगर कितनी बन रही है, 80 गुडविल की फिगर। और ये गुडविल किसकी है, ग्रुप की। ये किसकी गुडविल है, ग्रुप की। अच्छा बच्चे अब हमें एनसीआई की गुडविल कैलकुलेट करनी है। इसके लिए सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। कितनी है फेयर वैल्यू एनसीआई की, 400 गिवन है। ये देखिएगा ये गिवन नहीं है, इसमें से माइनस कर दें कैरिंग अमाउंट। तो इन दोनों अमाउंट्स का सम करें तो 40 प्लस 340 380, इसमें से लेस कर दें 380। डिफरेंस बचे कितना हुआ, 20। तो ये बैलेंसिंग फिगर गुडविल की होगी और कितनी अमाउंट है बच्चे, 20। ये बैलेंसिंग फिगर है। अब मैंने आपको कहा था कि आपने इसके बाद इसका टोटल देखना है, क्या इसका टोटल 400 के इक्वल बन रहा है। क्लियर हो गया ना बच्चे? अच्छा अब ये 20 गुडविल किसकी है, एनसीआई की। 80 गुडविल किसकी है बच्चे, ग्रुप की। इन दोनों को सम करें, क्या टोटल गुडविल 100 के इक्वल बन रहा है। क्लियर हो गया? अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई ग्रुप की गुडविल कैलकुलेट करके दो, तो सीओसी का अकाउंट। अगर उसने कह दिया एनसीआई की गुडविल कैलकुलेट करके दो, तो फिर उसके लिए हमें एनसीआई का अकाउंट बनाना होगा। और अगर वो कुछ मेंशन ना करे, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का, उसने कहा मुझे गुडविल कैलकुलेट करके दे दो, तो बेस्ट पैटर्न कौन सा होगा, ये पैटर्न हो जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? आपके सामने अकाउंट्स दोनों मौजूद हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आप लोगों के पास अगर नोट कर चुके हो मैं,
जी बच्चे, क्लियर है? अच्छा, अभी आप मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दोनों पैटर्न से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में पॉज कर देता हूँ, 5 मिनट्स के बाद मैं चेक करूंगा हर एक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके अकाउंट्स बना लीजिएगा ना एक दफा, आपने वैसे तो कर लिया होगा लेकिन इसके अकाउंट्स बना लीजिए। अब हमारी गुडविल की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अब दोबारा हम गुडविल कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब तक हम कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब है गुडविल की कैलकुलेशन तो हम अगेन एंड अगेन करेंगे, और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग कंसोलिडेशन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो गुडविल की कैलकुलेशन का ही होता है। इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो तो वो काफी हद तक हमने पहले ही उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन के प्रोसेस से अपनी बात को। ठीक हो गया जी बच्चे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, टोटल रिटेन्ड अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट। एट रिपोर्टिंग डेट जितना भी टोटल रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस होगा, हमने इसके 2 टुकड़े किया करने। एक टुकड़े को हम बोला करेंगे प्री एक्विजिशन, सेकंड वन को बोला करेंगे पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन के फिर हम 2 टुकड़े करते हैं। एक हिस्सा हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चार्ज किया, और सेकंड वन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, जैसे मैंने अभी सवाल करवाया आपको। बच्चे, पोस्ट के भी हम 2 टुकड़े किया करेंगे। बच्चे, पहला टुकड़ा हम कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में लिखेंगे, और दूसरा हिस्सा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो एक दफा रिकॉल करें, एक्विजिशन डेट के टाइम पे जितना भी रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस होगा हम उसे बोलते हैं प्री एक्विजिशन, और एक्विजिशन डेट के बाद जितना भी प्रॉफिट हो उसे हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। वो पोस्ट में ग्रुप का भी हिस्सा है ना, क्यों? क्योंकि उसने भी मेहनत की है, बेसिकली उसी की डिसीजन मेकिंग की वजह से प्रॉफिट हुआ। अब जितना कंट्रोल उसका है, उस परसेंटेज से उस प्रॉफिट का हिस्सा उसकी रिटेन अर्निंग में जाके ऐड हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, या उसका एक दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं ग्रुप रिटेन अर्निंग। क्या वर्ड बोलते हैं? ग्रुप रिटेन अर्निंग या कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स, ये दोनों नाम लिख लीजिएगा। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक?
सब बातें समझ में आई हैं? जी बच्चे, साथ साथ थ्योरी का हिस्सा भी पढ़ते जाइएगा मेरे साथ साथ। मैंने कहा था ना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हिस्सा मैं थ्योरी का जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि आईकैब एग्जामिनर ने अब अकाउंटिंग के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूछना शुरू कर दिया। कॉन्सेप्चुअली वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो बच्चे बहुत अहम बात है कि हमें फर्क करना है। डिस्टिंग्विश का क्या मतलब हुआ? हमें फर्क करना है। फर्क किस चीज में करना है हमें? प्रॉफिट और गेन्स जो कि एग्जिस्ट कर रहा है एक्विजिशन डेट पे, अगर एक्विजिशन डेट पे होगा तो उसे क्या बोलेंगे? शाबाश, क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन। और जो उसके बाद कमाया होगा अर्न्ड आफ्टर एक्विजिशन, क्या कहलाएगा? पोस्ट एक्विजिशन। बताइएगा बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्री की डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई थी। The balance of retained earnings at the date of acquisition is called pre-acquisition reserve या retained earning। अच्छा, बात क्लियर हो गई? अच्छा, आप देखिएगा प्री एक्विजिशन रिजर्व की बात कर रहे हैं। सब्सिडरी के रिजर्व्स किस डेट पे बच्चे? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर हो गया? मैंने कहा था जब हम वर्ड बोलते हैं ना रिजर्व्स, इसका मतलब है जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखिए, इंक्लूडिंग का क्या मतलब है? इसमें शामिल कर लें। क्या कर लें? इसमें शामिल कर लें। क्या चीज शामिल कर लें? द इफेक्ट्स ऑफ एनी एक्विजिशन डेट पे एडजस्टमेंट। हम इसमें एडजस्टमेंट को अगर शामिल कर लें तो हम रिटेन अर्निंग का नाम चेंज करके क्या बोल देते हैं? रिजर्व्स। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? बात समझ आ गई? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना है? अच्छा बच्चे, इसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का। किसका कॉन्सेप्ट है? पोस्ट। कोई भी चेंज हो सब्सिडरी के रिजर्व्स में आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट के बाद, एक्विजिशन डेट के बाद, एक्विजिशन डेट के बाद जितना भी एडजस्टमेंट में इफेक्ट आएगा, मतलब एक्विजिशन डेट के बाद के प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। वो किसको चार्ज किया जाएगा? दो लोगों को। फर्स्ट वन एनसीआई, सेकंड वन ग्रुप रिजर्व्स या ग्रुप रिटेन अर्निंग। क्लियर हो गया? इसके लिए दो एब्रीविएशन यूज करते हैं, या वर्ड बोलते हैं जीआरई। क्या वर्ड बोलते हैं? या बच्चे दूसरा एब्रीविएशन क्या यूज कर सकते हैं? सीआरई। अगर पेपर में कहते हैं सीआरई का अकाउंट बना दो या जीआरई का अकाउंट बना दो तो दिक्कत तो नहीं होगी। किसकी बात कर रहे हैं? कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग या बच्चे? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए हम यूज करते हैं पेरेंट की परसेंटेज। पेरेंट कितना कंट्रोल कर रहा है सब्सिडरी को? पेरेंट्स कंट्रोल परसेंटेज होगी। ऑन द अदर हैंड, इसके केस में हम किसकी परसेंटेज यूज करेंगे? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट। इसके केस में हम किसकी परसेंटेज यूज करेंगे? एनसीआई की। अब आप मुझे बताएं, कोई दिक्कत? ये जो डायग्राम मैंने अभी बनाई है आपके सामने, सॉरी, ये जो डायग्राम मैंने अभी आपके सामने बनाई, ये वाली रिप्रेजेंट कर रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? सब बातें क्लियर हो गई? अब हम शुरू कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करना, और हम सबसे पहले किस बात को डिस्कस करेंगे? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फुल लेंथ क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? कंबाइन करना है आपने लाइन आइटम्स को। किसको कंबाइन करना है? लाइन आइटम्स को। क्या करना है? कंबाइन करना है किसको? लाइन आइटम्स। सबसे पहला स्टेप ये होगा। अब आप मेरे से पूछेंगे लाइन आइटम से क्या मुराद? मैं मिसाल देता हूं।
अगर एसेट्स मौजूद हों पेरेंट के, हमने एसेट्स में ऐड कर देने हैं किसके एसेट्स में, तो ये दोनों सम कर देंगे तो ये किसके एसेट्स बन जाएंगे, ग्रुप के एसेट्स बन जाएंगे। अब लाइन आइटम मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट की इन्वेंट्री है, किसकी इन्वेंट्री के साथ ऐड हो जाएगी, शाबाश बिल्कुल ठीक हो गया, सब्सिडरी की इन्वेंट्री के साथ ऐड हो जाएगी, और ये जो टोटल इन्वेंट्री बन जाएगी वो किसकी इन्वेंट्री होगी, ग्रुप की। अब समझ आ गई लाइन आइटम की बात। अच्छा बच्चे, अगर मैं इसी तरह से बात करूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसका, पेरेंट का, ऐड करेंगे किसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर के साथ, सब्सिडरी। तो ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर अब कैलकुलेट की है ये किसकी होगी जी, ये टोटल इन्वेंट्री होगी जी। चाहे आपने कंट्रोल सब्सिडरी में लेस देन 100% ही क्यों एक्वायर ना किया हुआ हो, आप जब एसेट्स या लायबिलिटीज ऐड करेंगे वो 100% ऐड करेंगे। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आपने सब्सिडरी के एसेट्स या लायबिलिटीज को ऐड करना है 100%। ऐसा नहीं होगा कि आप उस पर परसेंटेज अप्लाई कर देंगे 60% ऐड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया जी बच्चे, चले जी बच्चे बिस्मिल्लाह। इसकी एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आऊंगा वो बताऊंगा बच्चे। पेएबल्स, अगर मैं बात करूं पेएबल्स होंगे पेरेंट के, तो हमें ऐड करना है पेएबल्स के साथ, किसके पेएबल्स के साथ, सब्सिडी, और ये टोटल बन जाएंगे किसके पेएबल्स, ग्रुप के। शाबाश, बात क्लियर हुई। अभी सिर्फ इसी स्टेप की एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, देन फिर अगला स्टेप पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहली बात, ये फर्स्ट वन एडजस्टमेंट समझ में आ गई। कंबाइन किसे करना है बच्चे, लाइक या लाइन आइटम्स, लाइक आइटम्स को या लाइन आइटम्स को आपने क्या कर देना है, कंबाइन। मिसाल के तौर पे एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई, इक्विटी हो गई, ये बातें हमें मिलेंगी एसओएफपी के अंदर। और जब हम बात करेंगे एसओसीआई की, तो फिर उसमें हम बात करेंगे किसकी, इनकम की और एक्सपेंसेस की, ये हो जाएगी एसओसीआई की। और जब हम बात करेंगे कैश फ्लोज की, कैश फ्लोज होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, तो ये होगी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये कैफ लेवल के या कैफ के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो कैश फ्लो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ये फाइनल में AFR में जाके आप इंशाल्लाह सीखेंगे। बात क्लियर है। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे एग्जांपल 7 है आपके सामने, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हुई। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेरेंट की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर कितनी है बच्चे, 1000। सब्सिडरी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर कितनी मौजूद है, तो दोनों को सम कर देंगे, ये किसकी फिगर हो गई, कंसोलिडेटेड क्या, ग्रुप की। अगेन इसी तरह से इन्वेंट्री की फिगर बच्चे मौजूद है पेरेंट की, कितनी अमाउंट है बच्चे, 500। अच्छा, इसी तरह से सब्सिडरी की इन्वेंट्री की फिगर कितनी मौजूद है, 800। 800 प्लस 500 टोटल कितनी फिगर होगी, शाबाश 1300। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। सबसे लास्ट पे बच्चे सेल्स की फिगर, तो बताइएगा बच्चे सेल्स की फिगर कितनी मौजूद है, 2000, और सब्सिडरी की सेल्स की फिगर 1000। दोनों को सम किया, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 2000 प्लस 1000, 3000। तो लाइक आइटम्स को हमने क्या कर लेने, कंबाइन। लाइक आइटम्स को क्या करना है, कंबाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। अभी तक पहला स्टेप पढ़ा, क्या पढ़ा, कंबाइन करना है लाइक, क्या करना है, कंबाइन करना है लाइक आइटम, कंबाइन करना है लाइक आइटम। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने लगा हूं, पहले मैं इसके लिए आपके सामने कुछ एंट्रीज पोस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। अभी सिर्फ आपने उस कॉन्सेप्ट को उतना ही रिटेन करना है जितना मैं समझाऊंगा। फर्दर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे, तो फिर उससे ज्यादा और ज्यादा इन डेप्थ उसको डिस्कस करेंगे। बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी है पेरेंट कंपनी, पी कंपनी, और दूसरी कंपनी है एस कंपनी।
पेरेंट ने सब्सिडरी कंपनी के 80% वोटिंग शेयर्स एक्वायर किए। कितने परसेंट शेयर्स बचे? 80%। कोई प्रॉब्लम यहां तक? सब बच्चों को बात समझ में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बात पढ़ चुके हैं, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की, अभी तक 2 बातें सिर्फ पढ़ी हैं, तीसरी बात अभी हमने नहीं पढ़ी, तो 2 बातें रिवाइज करूंगा। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा, तो मैं इसको कह दूं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिख ही क्या दूं, मोर देन 50%। क्या बचे वर्ड है? मोर देन 50% अगर वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर ले। कौन से शेयर्स? प्रेफरेंस नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट बच्चे वोटिंग राइट मौजूद नहीं होता। तो कितने परसेंट से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए जाए? 50%। या बच्चे और हैविंग पावर टू इलेक्ट more than 50% डायरेक्टर्स। अगर एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर मौजूद हो, तो तब भी हम क्या कहते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है या पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर, डिसीजन मेकिंग कंपनी में कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स ही आपके हैं, तो इसका मतलब मेजोरिटी का फैसला ही माना जाएगा। तो फिर आपके पास तो कंट्रोल आ गया। जैसे एक कंपनी के टोटल 60 डायरेक्टर्स, उनमें से 4 डायरेक्टर्स आपके, तो 4 ने जो फैसला कर दिया वो माना जाएगा या 3 का फैसला माना जाएगा? तो फिर आप क्या डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल आप कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स हैं, या ये ग्लास बनाना है या ये रिमोट कंट्रोल बनाना। 4 लोगों ने कह दिया कि हम अपने एसेट्स को रिमोट कंट्रोल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें। अब आप मुझे बताएं कि एसेट्स जितने भी कंपनी के होंगे वो किसकी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? 100% इसी की प्रोडक्शन के लिए फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग में ये नहीं होता इतने परसेंट इसके लिए करेंगे, या जितने परसेंट जिन्होंने फेवर में दे दिया, जिन्होंने अगेंस्ट दिया, उस परसेंटेज से एसेट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नहीं, एसेट्स तो पूरी परसेंटेज से 100% परसेंटेज से इस्तेमाल होंगे अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग। बात क्लियर होगी जी? यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अभी सिर्फ 2 बातें याद रखनी, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाए। पहली बात, अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर ले, तो क्या अज्यूम किया जाता है? एक ये कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही। ठीक हो गया? या दूसरी बात क्या सीखी? अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, तो तब भी हम क्या समझेंगे? ये कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम यहां से बात को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में 80% वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर लिए। एंट्री का पोस्ट करेंगे पेरेंट कंपनी की किताब में जी, बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक, शाबाश। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। एक्सीलेंट। और क्रेडिट बच्चे किसे करेंगे? बैंक को। 80 और बच्चे 80 से। बताइएगा मुझे, एक तरफ एसेट बढ़ गया और दूसरी तरफ एसेट कम हो गया। कोई प्रॉब्लम इस एंट्री में? सबको समझ आई? पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो एंट्री का पोस्ट की इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और क्रेडिट किसे कर दिया? बैंक। अच्छा बच्चे, अब सब्सिडरी कंपनी इसकी क्या एंट्री पोस्ट करेगी? बिल्कुल ठीक, सब्सिडरी कंपनी के पास बैंक बैलेंस बढ़ गया, साथ ही साथ शेयर कैपिटल, इक्विटी भी बढ़ गई। साथ ही साथ अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स इशू किए होंगे तो शाबाश, एक्सीलेंट। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम भी
अच्छा, अभी वो अगली एंट्री अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक तरफ एसेट बढ़ गया, दूसरी तरफ बचे इक्विटी का बैलेंस बढ़ गया, और यहां पे भी बचे इक्विटी का बैलेंस बढ़ गया। बताइएगा कोई कंफ्यूजन? आपको पेरेंट की किताब में पोस्ट होने वाली एंट्री भी समझ में आ गई और सब्सिडरी की किताब में भी एंट्री पोस्ट होने वाली समझ में आ गई। क्लियर हो गया? पेरेंट ने ये एंट्री अपनी किताब में पोस्ट की, सब्सिडरी ने ये एंट्री अपनी किताब में पोस्ट की। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? नोट करने से ज्यादा फोकस करना है बात को समझने में, क्योंकि मैं जो बात करने लगा हूं बड़ी अहम है। अब मुझे ये आपने जवाब देना है कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी किसकी किताब में मौजूद है? पेरेंट की किताब। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी किसकी किताब में मौजूद है? पीस बुक। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी किसकी बुक में? इन पीस बुक। और ये किसका बैलेंस है? नेट एसेट्स का। किसका बैलेंस है? किसका बैलेंस है? और ये किसकी बुक में शो हो रहा है? हाँ, सब्सिडरी की किताबों में। हमने इन दोनों बैलेंसेस को इलिमिनेट कर देना है। क्या कर देना है? इलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है। इलिमिनेशन कर देना है। इलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अगेंस्ट द नेट एसेट्स ऑफ। क्लियर हो गया? इलिमिनेट करना है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इन द बुक्स ऑफ पेरेंट अगेंस्ट द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी। क्लियर हो गया? सब्सिडरी की किताब में से क्या खत्म करें? नेट एसेट्स। पेरेंट की किताब में से क्या खत्म करें? और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होती है गुडविल की, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। यही करते थे ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करते थे नेट एसेट, जो बैलेंसिंग फिगर बच जाती थी वो क्या होती थी? ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? अच्छा, अब वो एंट्री क्या पोस्ट करने लगा हूं, वो एंट्री अब समझिएगा। वो एंट्री क्या पोस्ट करते हैं हम? शेयर कैपिटल को बच्चे डेबिट करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? शेयर कैपिटल को क्या किया? डेबिट। डेबिट किसको किया? शेयर। अगर प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस होगा तो वो भी लिखेंगे, और क्रेडिट किसे कर देंगे? इन्वेस्टमेंट। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी अगर गुडविल की फिगर हुई तो वो इस तरफ आ जाएगी, यहां पे आएगी गुडविल की फिगर। ये एंट्री हम पोस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं इलिमिनेट करना, जो हम गुडविल की कैलकुलेशन के लिए यूज किया करते थे। अब मैं ये सेंटेंस लिख दूं, पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, फिर मैं सेंटेंस लिखता हूं, वो एडजस्टमेंट लिखता हूं। कॉन्सेप्ट समझ के फिर उसके बाद आपने इसको नोट करना। ठीक है जी, लिख दूं सेंटेंस? चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कौन सी एडजस्टमेंट है ये? सेकंड। ये बेसिकली एडजस्टमेंट नहीं है, हम हाउ टू कंसोलिडेशन सीख रहे हैं, और ये समझ में आएगी हाउ टू कंसोलिडेशन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी दो बातें लिख के हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू कर देना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो बातों के बाद ही शुरू हो जाएगा। जी बच्चे, इलिमिनेट। हसनैन साहब क्या वर्ड लिखा है मैंने? इलिमिनेट। क्या करना है? इलिमिनेट का क्या मतलब होता है? इलिमिनेट का मतलब होता है ऑफसेट। यही होता है ना इलिमिनेट का मतलब। इलिमिनेट का मतलब क्या होता है? ऑफसेट। या मैं इसको कहता हूं नॉक ऑफ, ऐसा ही कहते हैं ना। इलिमिनेट क्या करना है? इन्वेस्टमेंट इन subsidiary in the books of parent
against the balance of net assets at acquisition in the books of subsidiary यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई है? तो फिर अगली बात लिखूंगा। पहली बात समझ में आई, इलिमिनेट कर दो, पेरेंट की किताब में से किसको खत्म करो? शाबाश। और सब्सिडरी की किताब में से? अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, उमर साहब, हमने सब्सिडरी के नेट एसेट्स खत्म कर दिए, तो शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किसका रिपोर्ट होगा? सब्सिडरी का शेयर कैपिटल खत्म कर दिया, अब जो बाकी बचेगा वो सिर्फ किसका होगा? इसका मतलब कंसोलिडेशन में हमेशा शेयर कैपिटल किसका रिपोर्ट होना है? पेरेंट का रिपोर्ट होना है। ये बात अब याद रखनी है, यहां पे क्लियर कट लिखी नहीं हुई, लेकिन आपको अब याद रखनी है। कंसोलिडेशन में हमेशा शेयर कैपिटल किसका रिपोर्ट होता है? कंसोलिडेशन में हमेशा शेयर कैपिटल किसका रिपोर्ट होगा? याद हो जाएगी बात। बाकी हमने क्वेश्चन करते जाना है, हर क्वेश्चन के अंदर ये बात सीखनी है इंशाअल्लाह। देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसकी एप्लीकेशन सीखो। सवाल से अगर कॉन्सेप्ट बनाओगे तो वो सिर्फ उसी सवाल के लिए कॉन्सेप्ट होगा, वो हर सवाल पे अप्लाई नहीं होने वाला। पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो, फिर हर सवाल पे, बल्कि इवन तो पास पेपर्स के क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करो। नहीं होता तो फिर पूछो मेरे से। ठीक है जी बच्चे बात। तो यहां पे हमने बात क्या सीखी? पेरेंट की किताब में से इन्वेस्टमेंट को खत्म करना है, नेट एसेट्स को किसकी किताब में से खत्म करना है? शाबाश। एंड द बैलेंसिंग फिगर will be either goodwill or परचेज बार्गेन। क्या होगी? परचेज बार्गेन। या हमारे पास बैलेंसिंग फिगर गुडविल की होगी, या बैलेंसिंग फिगर हमारे पास परचेज बार्गेन की होगी। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया। इलिमिनेट कर दो, किसको करो? इन्वेस्टमेंट। किसकी किताब में से? किसके अगेंस्ट? किसकी किताब में से? और जो बैलेंस निकलेगा वो या तो या शाबाश। अभी हमने प्रैक्टिस सिर्फ किसकी की? गुडविल। परचेज बार्गेन की भी हमने प्रैक्टिस। समझ आ गई बात की? पढ़ते जी ये सेंटेंस, हम अपनी किताब से भी ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं जी। ये आगे जी बताइएगा क्या करना है? क्या करना है? या इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेट। क्या मतलब है? खत्म कर देना ना। बेसिकली इसका यही मतलब हुआ। क्या कर देना? इसको खत्म करना है। कैरिंग अमाउंट ऑफ पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसकी किताब में होगी? और पेरेंट ने ये इन्वेस्टमेंट किस में कर रखी है? और जितनी भी सब्सिडरीज है हर एक की, लेकिन हमारे सिलेबस में तो सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट, और एंड द पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी। जो सब्सिडरी की किताब में शेयर कैपिटल का पोर्शन जो पेरेंट कंट्रोल कर रहा है वो भी क्या कर देना है? खत्म कर देना है। डिफरेंस जो आएगा या तो वो क्या होगी या क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया जी? या बार्गेन परचेज। सब बातें क्लियर हो गई? ये दूसरा सेंटेंस समझ में आ गया? ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बस ये दो सेंटेंसेस आपने अच्छे तरीके से तैयार करने। कोई कंफ्यूजन? कंसोलिडेशन का प्रोसेस मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं। मैं अभी आपके सामने अब वर्किंग लिखने लगा हूं कि हमें वर्किंग कौन कौन सी करनी है, ताकि हम अब
क्वेश्चन स्टार्ट करें सॉल्व करना। ठीक होगा जी, थ्योरी इतनी बस पढ़नी थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे हमें कंसोलिडेशन के लिए 5 वर्किंग्स करनी है। कितनी वर्किंग्स बनानी है? 5। सबसे पहली वर्किंग किया करूंगा मैं ग्रुप स्ट्रक्चर की। मेरी सबसे पहली वर्किंग किसकी होगी? ग्रुप स्ट्रक्चर में मैंने लिखना है सब्सिडरी का नाम, या मैं कहूंगा सब्सिडरी, और बताऊंगा पेरेंट सब्सिडरी को कितने % कंट्रोल कर रही है। लेट्स सपोज अगर 80% पेरेंट कंट्रोल कर रही है तो एनसीआई का पोर्शन कितने % होगा? अब मैंने ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अब ये ना हो पेपर में उसने परसेंटेज 90% दी हो तो आपके नहीं सर ने 80% लिखा, नहीं, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा। बाकी जब मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा आपको समझ में आती जाएगी। और यहां पे बच्चे आपने एक्विजिशन डेट लिख देनी है, किस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया। क्लियर हो गया? एक और बात लिखते हैं लेकिन अभी जरूरत नहीं है, वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा फिर लिख पाऊंगा। इसके बाद हमारी वर्किंग नंबर 2 होगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट। बनाना सिखा दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट बनाना। सेकंड वन किसका अकाउंट होगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। जी बच्चे, इसका एब्रीविएशन हम क्या यूज करते हैं? सीओसी। इसकी डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं? शाबाश। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ। इस तरफ बच्चे शेयर, एक्सीलेंट, शेयर प्रीमियम, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। और जो बच्चे बैलेंसिंग फिगर होगी वो गुडविल की, और ये बैलेंसिंग फिगर। अभी तक 2 वर्किंग मैंने बताई है। पहली वर्किंग किसकी होगी? शाबाश। दूसरी वर्किंग, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। थर्ड वन वर्किंग एनसीआई की, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। थर्ड वन वर्किंग किसकी होगी? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग होगी, एनसीआई की। जी बच्चे, एनसीआई में सबसे पहले शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक हो गया। देन बच्चे शेयर प्रीमियम, फिर बच्चे प्री एक्विजिशन रिजर्व, और अगर फेयर वैल्यू मेथड हुआ तो यहां पे गुडविल भी आएगी, गुडविल की फिगर, बैलेंसिंग फिगर। और उसके बाद बच्चे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। इसके बाद इसका टोटल हो जाएगा, यहां पे भी टोटल, और ये इसका कैरिड डाउन बैलेंस होगा। थर्ड वन अकाउंट हमने किसका बनाना है बच्चे? एनसीआई का। थर्ड वन अकाउंट किसका बनाना है? अभी मैं एडजस्टमेंट्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब हमें बेसिक पूरी समझ में आ जाएगी फिर हम एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़नी शुरू कर देंगे कंसोलिडेशन की। अभी हमने सिर्फ बेसिक बनाना सीखना है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती कैसे। जब वो बनानी हमें आ गई फिर हम एक एक एडजस्टमेंट डेली बेसिस पर पढ़ते चले जाएंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? अभी तक 3 वर्किंग बच्चे हम लोगों ने सीखी। पहली, शाबाश। दूसरा, थर्ड वन, फोर्थ वन। वर्किंग नंबर 4 किसकी वर्किंग होगी बच्चे? रिजर्व्स की वर्किंग। बच्चे रिटेन्ड अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट, रिटेन्ड अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट। इसमें बच्चे हम ऐड करेंगे, या अभी फिल वक्त कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो वो जब पढ़ेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। इसको 2 हिस्से करते हैं हम,
फर्स्ट वन प्री और सेकेंड वन पोस्ट। शाबाश बच्चे, प्री के कितने हिस्से? 2। कहां कहां? COC और NCI। शाबाश। पोस्ट के कितने हिस्से? 2। फर्स्ट वन CRE, सेकेंड वन NCI। क्लियर हो गया बच्चे? तो आप देख ले, प्री एक्विजिशन मैंने COC में लिखा हुआ है और प्री एक्विजिशन मैंने NCI में भी लिखा है। दोनों हिस्से पूरे हो गए। अब इधर आइएगा, पोस्ट में 2 हिस्से हैं, एक NCI में चार्ज करना है। देखिए पोस्ट लिखा है मैंने NCI में। क्लियर हो गया जी बच्चे यहां तक? अच्छा, अभी तक हमारी कितनी वर्किंग हो गई है? 4। अब आ गई सबसे लास्ट वन, 5th वन वर्किंग, वो है वर्किंग नंबर 5 और वो किसकी होगी? CRE। किसकी वर्किंग है? CRE। CRE किसका एब्रीविएशन होता है? शाबाश, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। इसका दूसरा नाम भी लिखवाया था मैंने, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। शाबाश। इसमें आपने लिखना है पेरेंट्स की रिटेन्ड अर्निंग का टोटल बैलेंस लिखना है और उसमें ऐड कर देनी है पोस्ट एक्विजिशन की फिगर और ये आपका कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। जी बच्चे, रिपीट कर रहा हूं सुरेश साहब, 5 बातें। पहली बात ग्रुप स्ट्रक्चर, सेकेंड वन शाबाश, थर्ड वन NCI और 4th वन रिजर्व्स और 5th वन। बात क्लियर होगी जी? कोई कंफ्यूजन? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।